से स्वागत है। आइए इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी की एक और क्लास अपन ऑनलाइन पे कर लेते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में, उसमें हम केसीएल और केवीएल के बारे में चर्चा करेंगे। पीछे हम ओम का नियम, प्रतिरोध का नियम, ये सभी चीज़ें पढ़ के आए हैं। आज एक और लेक्चर देखते हैं जिसमें हम केसीएल और केवीएल के बारे में चर्चा करेंगे, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बने रहेंगे पोर्टल पे। अपन शुरू करते हैं केसीएल और केवीएल। हेलो माधव ग्रुप ऑफ ITI ऑनलाइन क्लासेस ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी का तो आज हम चर्चा करेंगे केसीएल और केवीएल। केसीएल और केवीएल पढ़ने से पहले हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जिसके लिए बारे में हमें जानना अति आवश्यक होता है। तो दो टर्म्स बहुत ही बेसिक टर्म्स हैं। एक है हमारा एक्टिव एलिमेंट और दूसरा होता है पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट ये होते क्या है? जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं एक्टिव एलिमेंट बहुत ही बेसिक सी डिफिनीशन है इसकी, कि जो एनर्जी को डिलीवर कर सके, डिलीवर मतलब स्थानांतरित कर सके, दे सके, उन सारे एलिमेंट्स को हम एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐसे एलिमेंट जो एनर्जी को डिलीवर्ड कर सकें, एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ये हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये एनर्जी को हमेशा क्या करते हैं? डिलीवर्ड करते हैं, एक परिपथ से दूसरे परिपथ की तरफ भेजते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? एक्टिव एलिमेंट कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। सेकंड होता है हमारा पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स को हम पैसिव एलिमेंट कहेंगे जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, ग्रहण कर सके, उन्हें हम क्या कहेंगे? पैसिव एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जो एनर्जी को
एब्जॉर्ब कर सके। पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेंगे, इसमें कॉमन से एग्जाम्पल है हमारे जो हम पढ़ते रहते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, ये हमारे क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक, तो आपसे अगर जनरली ये पूछा जाए कि एक्टिव एलिमेंट किन्हें कहेंगे, तो जो एनर्जी को डिलीवर करें, एनर्जी को दे सकें, और पैसिव एलिमेंट जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, ले सकें, उन्हें हम पैसिव एलिमेंट कहेंगे। ठीक, पैसिव एलिमेंट के सिंपल से उदाहरण है रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये कॉमन से उदाहरण है, और इन्हीं में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर पे ही हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल चलता है। तो ये हमारे पैसिव एलिमेंट है, ये हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को ग्रहण करेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में और बात करते हैं। एक होगा हमारा नोड, एक होता है ब्रांच, और एक होता है लूप, या इसी को कहेंगे हम मैश। तो ये तीन टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आप केसीएल केवीएल नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं नोड। नोड या इसी को हम कह सकते हैं जंक्शन। तो नोड या जंक्शन क्या होता है, जैसे आपने कोई चौराहा देखा होगा, चौराहे में क्या होता है, चारों तरफ से रास्ता आती हैं, जैसे इधर से एक रास्ता आ गई, इधर से एक रास्ता आई, इधर से एक रास्ता आई, और इधर से रास्ता आई, चारों तरफ से एक रास्ता आई और एक जगह आके मिल गई, तो इसको हमने कह दिया चौराहा। तो जहाँ पे ये चारों रास्ते आपस में आके मिलते हैं, इसी को हम कहेंगे नोड या जंक्शन। नोड या जंक्शन, ये हमारा क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। तो ये तो एक सिंपल सी भाषा में समझने के लिए हो गया कि हम नोड या जंक्शन किसे कहेंगे, जहाँ से हमारे कई रास्ते आके एक ही बिंदु पर मिलें, उस बिंदु को हम नोड या जंक्शन कहेंगे। पर इलेक्ट्रिकल की भाषा में हम इसको कैसे समझें कि नोड क्या है और जंक्शन क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, जहाँ पर दो या दो से अधिक ब्रांच आपस में मिलती हूँ और धारा का विभाजन होता हो, वह बिंदु नोड कहलाता है, नोड या जंक्शन कहलाता है। क्या कहेंगे, नोड या जंक्शन कहेंगे।
कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांच आपस में मिले और धारा का विभाजन हो, वह बिंदु क्या कहलाएगा? नोड या जंक्शन कहलाएगा। कैसे समझते हैं? मान लीजिए कि आपके पास एक तार है ये, और एक दूसरी तार इधर से आ गई ये, इसका प्रतिरोध R1 ले लेते हैं, इसका प्रतिरोध R2 ले लेते हैं। अब एक तार इधर से आई, एक तार इधर से आई, और ये दोनों आपस में आके क्या हो गई? मिल गई। तो यहाँ पे हमारा ये जो बिंदु बना, क्या हम इसको नोड कहेंगे? नोड होगा? नोड नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें धारा का विभाजन नहीं हो रहा है। क्या हमने लिखा है कि दो या दो से अधिक ब्रांच आपस में मिले भी और साथ ही साथ धारा का विभाजन होना चाहिए। यहाँ पे धारा का विभाजन नहीं हो रहा है। जब धारा का विभाजन नहीं होगा तो हम इस बिंदु को ये नहीं कहेंगे कि ये नोड है। तो क्या है? ये नोड नहीं होगा। लेकिन इसी में एक तार हमारा इधर से आया प्रतिरोध R1 का, और एक तार हमारा इधर से आया प्रतिरोध R2, और एक यहाँ से हमने कोई सोर्स लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा दिया। ये क्या है? करंट सोर्स। अब ये सब जाके यहाँ पे जब मिलेंगे तो ये सोर्स हमारा करंट को क्या करेगा? यहाँ पे I करंट है, इस करंट को डिलीवर करेगा। क्या करेगा? करंट को डिलीवर करेगा। जैसे अभी आपने यहाँ देखा, एक्टिव एलिमेंट में करंट क्या करता है? डिलीवर करता है। तो ये एक एक्टिव एलिमेंट है, ये क्या करेगा? धारा को डिलीवर करेगा। जब डिलीवर करेगा तो ये धारा यहाँ पे पहुँचेगी। अब यहाँ पे जब ये पहुँचेगी तो इसको दो रास्ते मिलेंगे, भैया इसमें भी देना है और इसको भी देना। ये क्या करेंगे? ये I धारा, ये स्रोत इसको भी देगा और इसको भी देगा। ठीक, तो कुछ भाग इसका इधर चला जाएगा और कुछ भाग इसका इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो धारा है वो धारा क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। धारा का क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। और जब धारा का विभाजन हो तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? नोड या जंक्शन बिंदु। नोड या जंक्शन बिंदु। तो समझ में आया? नोड क्या है? जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांच आपस में मिलती हो और साथ ही साथ क्या हो? धारा का विभाजन होता हो, वह बिंदु हमारा नोड या जंक्शन बिंदु कहलाता है। ये नोड या जंक्शन ही हमारे KCL के लिए आधार बनता है। किसके लिए? KCL के लिए आधार है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं ब्रांच पे, समझते हैं ब्रांच क्या है। ब्रांच तो सिंपल सी भाषा है, यदि आपको हम कह दें कि एक नोड यहाँ है और एक नोड यहाँ है, एक नोड ये है और एक नोड ये, क्या है? नोड। अब इस नोड और इस नोड को हम जोड़ेंगे आपस में। अगर हम चाहें कि इन दोनों नोडों को आपस में मिलाएं, तो मिलाने के लिए हमें किसी न किसी चालक की ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी एलिमेंट की आवश्यकता होगी। बिना एलिमेंट के हम नोड 1 और नोड 2 को नहीं जोड़ सकते। ठीक, तो जिस नोड 1 और नोड 2 को आपस में जोड़ने के लिए जो रास्ता आप बनाएंगे वो रास्ता ही हमारा क्या कहलाएगा? ब्रांच। ठीक, नोड 1 और नोड 2 को आपस में जोड़ने के लिए जो रास्ता बनाएंगे
वो रास्ता हमारा क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। क्लियर हुई बात। जैसे हम 2 के लिए देखा, 3 के लिए देख लेते हैं। हमने 3 नोड लिए, नोड 1, नोड 2 और नोड 3। इन नोडों को आपस में जोड़ने के लिए हमें किसी ना किसी एलिमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। कोई ना कोई एलिमेंट तो लगाएंगे, तभी तो ये आपस में पाथ क्लियर होगा, तभी तो ये पूरा रास्ता हमारा क्लियर होगा, अभी तो ये केवल एक बिंदु हमारे हैं। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए जिस एलिमेंट को हम यहाँ लगाएंगे, जिस एलिमेंट के द्वारा हम इनके बीच के रास्ते को कंप्लीट करेंगे, वो एलिमेंट ही हमारी क्या कहलाएगी, ब्रांच कहलाएगी। ठीक, जैसे 1 से 2 के बीच जोड़ने के लिए हमने एक R1 का ले लिया, 2 से 3 को आपस में जोड़ने के लिए क्या ले लिया, R3 R2 ले लिया। तो हमारा ब्रांच नंबर 1 हो गई और ये ब्रांच नंबर 2 हो गई। ठीक, तो क्या कहा हमने, 2 या 2 से अधिक नोड बिंदुओं को आपस में जोड़ने वाला पथ ही ब्रांच कहलाता है। ठीक है, तीसरा हमारा होता है लूप। तीसरा हमारा होता है लूप। तो लूप क्या है, लूप मतलब हम जहाँ से चले घूमकर यदि हम वहीं पहुँच जाएं तो उसके दौरान बनाया गया जो पूरा रास्ता होता है उसी को हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ इस बिंदु से चलना प्रारंभ किए, तो इस बिंदु से चलेंगे और घूमते हुए वापस हम यहीं पहुँच गए, तो ये हमारा जो बन गया, ये हमारा क्या है, यही तो हमारा लूप है। क्या है ये, लूप है। तो ये तो एक सिंपल सी भाषा में आप समझ लिए कि जहाँ से हम चले और घूम फिर के वहीं पे हम वापस आ गए, तो उसके दौरान जो रास्ता हमने बनाया, जो रास्ता हमने तय किया, वो रास्ता ही हमारा क्या कहलाएगा, लूप कहलाता है। अब परिपथ की भाषा में इसको कैसे समझें, तो सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास एक परिपथ है, ये हमारे पास एक परिपथ है जहाँ पे हमने एक करंट सोर्स लगा के रखा, R1 R2 R3। तो ये करंट सोर्स यहाँ से धारा को जब हमारा डिलीवर करेगा, तो ये धारा पूरा घूमते हुए यहाँ से अब इधर नहीं जाएगी, क्योंकि आपने इसको खोल के रखा, ओपन रखा है इसको, तो यहाँ नहीं जाएगी। ये कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो यहाँ से घूमते हुए वापस यहीं पे आ गई। तो यहाँ पे जो आपने ये रास्ता तय किया, धारा ने ये रास्ता बनाया, ये रास्ता ये क्या है, ये ही हमारा क्या है, लूप है। क्या है ये, लूप। तो डेफिनेशन पर क्या लिखेंगे, धारा के बहाव के लिए एक्टिव और पैसिव एलिमेंट द्वारा
द्वारा बनाया गया मार्ग ही लूप कहलाता है। तो ये बात आपको समझ में आई। एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, नोड, ब्रांच, लूप। जब इन बेसिक टर्म्स को समझने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। हमसे कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी परिपथ में लूप की संख्या कितनी होगी। किसी परिपथ में, यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, एक छोटा सा फार्मूला है, इससे आधारित कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन बनता है। यदि किसी परिपथ में n नोड तथा b ब्रांच हो तो कुल लूप समीकरण की संख्या क्या निकालेंगे। एक छोटा सा फार्मूला होता है, संख्या बराबर क्या लिखते हैं हम, b माइनस n प्लस 1। b माइनस n प्लस 1 ये छोटा सा फार्मूला है। कभी कभी आपको दे देता है कि यदि किसी परिपथ में, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि किसी परिपथ में 5 नोड और 4 ब्रांच हैं तो लूप की संख्या बताइए। लूप की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, लूप संख्या बराबर b माइनस n प्लस 1। जहाँ पे हमारी b क्या है, b ब्रांच है, b क्या है, ब्रांच है, और n क्या है, नोड है। तो b ब्रांच कितनी है, 4 हैं, उल्टा हो गया, 4 नोड कर लो, 5 ब्रांच कर लो तो सही रहेगा। तो क्या है इसमें, b ब्रांच है, नोड 4 हैं, लिख देते हैं, ब्रांच 5 है, नोड कितनी है, 4 हैं, माइनस 4 और प्लस 1 करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5 में से 4 गया 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो कितने लोग बनेंगे हमारे, छोटा सा है, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा इस फार्मूले को बस। और इसी तरह हमारा एक नोड में बनता है, यहाँ पे यदि किसी परिपथ में n नोड हो तो कुल KCL समीकरण की संख्या क्या लिखेंगे, n माइनस 1। तो ये छोटे छोटे से 2 बिंदु हैं। आपके एग्जाम में सिंपल सा है,
n नोड दे देगा, नोड की संख्या दे देगा और पूछ लेगा कुल KCL समीकरण कितने बनेंगे, n-1 बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दे देगा आपको कितने नोड और इतने ब्रांचेज हैं, तो कुल लूप समीकरण कितने बनेंगे, तो b-n + 1 समीकरण बनेंगे, ठीक। तो ये सिंपल सी है, कुछ बेसिकली था, इसको आप ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में बिठा के। आगे चलते हैं अब हम KCL के लिए। KCL यही है इलेक्ट्रिकल की जान, इसी के आधार पर, इसी से सब कुछ इलेक्ट्रिकल चलती है। तो KCL क्या होता है, सिंपल से इसका फुल फॉर्म होता है, हम क्या कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। इसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। और यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, ठीक। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित होता है, तो किस पे आधारित होता है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। मतलब इसमें आवेश का संरक्षण होता रहता है। मतलब कहने की बात यह है कि जो आप ऊर्जा संरक्षण पढ़ते हो, ऊर्जा को रट के रखे हो, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि आवेश का संरक्षण होता रहता है, यानी आवेश ना तो हमारे उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। मतलब वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में हमारे क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। अब चलते हैं हम किरचॉफ के कथन पे। किरचॉफ का कथन क्या है, तो किरचॉफ जी ने क्या कहा, किरचॉफ जी ने KCL में प्रथम नियम ने किरचॉफ प्रथम नियम क्या कहता है, किरचॉफ प्रथम नियम कि किसी भी नोड, अब जब नोड का शब्द आया तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि नोड क्या होता है, जहाँ पे कई सारे रास्ते आके आपस में मिलते हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो पीछे हमने देखा था कि कई सारे रास्ते, तो एक रास्ता जैसे इधर से आया, एक रास्ता इधर से आया, एक रास्ता इधर से आके मिला, एक रास्ता इधर से मिला, एक रास्ता इधर से मिला। इस तरह से हमारे कई सारे रास्ते आके आपस में एक जगह मिले। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से एक ब्रांच आई, यहाँ से एक ब्रांच आई, एक ब्रांच यहाँ से आई, एक ब्रांच यहाँ से आई, एक ब्रांच यहाँ से आई। यहाँ पे सारी ब्रांचें आके इस बिंदु पे जब मिलती हैं तो इसी बिंदु को हम क्या कह रहे हैं, नोड कह रहे हैं, ठीक है। तो किरचॉफ जी ने क्या कहा कि किसी नोड पर आने वाली, इसमें कुछ धाराएं आ रही हैं, कुछ धाराएं जा रही हैं, कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं जा रही हैं। फॉर एग्जांपल I1, I2, I3, I4, I5, अपने मन से जो चाहे वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी को IA, IB, IC मानना है मान लो, जो चाहिए वो मान लो। अब इसमें ये देखना है, ये ध्यान रखना है कि बिंदु की तरफ, नोड की तरफ कौन सी धारा जा रही है और बिंदु से बाहर कौन सी धारा बाहर हो रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि धारा कहाँ आ रही है और धारा कहाँ से बाहर जा रही है। तो किरचॉफ ने क्या कहा कि किसी बिंदु पर आने वाली
बीजगणितीय मतलब एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय जो बिंदु से बाहर जाने वाली, बिंदु से बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या कहेंगे? किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बिंदु से बाहर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने की बात यह है कि ये हमारा बिंदु है, ये हमारा क्या है? नोड पॉइंट है। अब इस बिंदु पे हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी धारा बिंदु की तरफ आ रही हैं, मतलब बिंदु पे जा रही हैं। तो देखते हैं, यहाँ से देखें I1 बिंदु की तरफ जा रही है, यहाँ से I3 बिंदु की तरफ जा रही है और यहाँ से I5 बिंदु की तरफ जा रही है। यानी ये और ये I1 प्लस I2 नहीं I3 प्लस I5, ये तीन धाराएं हमारी बिंदु की तरफ जा रही हैं बराबर। अब ये देखेंगे बिंदु से बाहर जाने वाली धारा, बिंदु से बाहर कौन कौन सी जा रही हैं? I2 और I4, I2 प्लस I4। तो I1 प्लस I3 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I4। ये हो गया हमारा क्या? किरचॉफ का प्रथम नियम। या इसी को हम दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? किसी बिंदु पर आने वाली तथा बिंदु से बाहर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने की बात यह है कि बिंदु पर आने और जाने वाली सारी धाराओं का योग हमारा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यानी सिग्मा I के की वैल्यू आपकी 1 to n हो सकती है। के की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 1 to n बराबर 0। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। कभी कभी आपको इस तरह से लिख के देगा, क्या लिख देगा? ये लिख देगा सिग्मा, ये चिन्ह किसका होता है? सिग्मा का। सिग्मा के बराबर 1 से लेके n तक I के बराबर 0। और आपको ये कहेगा कि पहचानो ये कौन सा नियम प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम। तो कभी कभी तो इस तरह लिखिएगा, लेकिन कभी कभी इस तरह भी लिख के दे देगा और बोलेगा कि आप इसको पहचानो कि कौन सा नियम है। तो कौन आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, बस ये क्या है? सभी धाराओं का बिंदु पर आने बीजगणितीय योग शून्य हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक, नोट यहाँ पे एक बिंदु और आपको याद रखना है कि बिंदु पर आने वाली धाराओं को हमेशा धनात्मक लेना है। बिंदु पर आने वाली
धाराओं को धनात्मक तथा बिंदु से बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेना, ऋणात्मक मानना। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी है, आपकी इच्छा है, आप अंदर आने वाली धाराओं को ऋणात्मक ले रहे हो तो बाहर जाने वाली धाराओं को धनात्मक लोगे, तो अपना बना मानना है। ठीक है, तो हमेशा हम यही ध्यान रखिएगा कि बिंदु पर जो धाराएं आ रही हैं बिंदु पर, ये जो धाराएं बिंदु पर पहुंच रही हैं, इनको हमेशा क्या लेंगे, हम धनात्मक ले लेंगे, और बिंदु से जो बाहर जा रही हैं उनको क्या ले लेंगे, ऋणात्मक ले लेंगे। तो इन सब का ये जो योगफल आएगा वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे इसी में हम इसको देख लेते हैं, जैसे हमने ये कहा कि बिंदु पर कौन कौन सी धाराएं यहाँ पे आ रही हैं दिए गए इस चित्र में, I1 बिंदु पे जा रही है, I3 जा रही है, और इधर से I5 आ रही है। कहने की बात है I1 प्लस I3 प्लस I5, और बिंदु से बाहर कौन कौन सी जा रही हैं, तो I2 और I4। तो बाहर जा रही है तो बाहर वाले को क्या लेना होगा, ऋणात्मक लेना। तो क्या ले लेंगे, I2 माइनस I4 इक्वल टू 0, और इसी को हम इस रूप में लिखते हैं, इसी को हम क्या लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं। ये इस समीकरण को ही हम क्या लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम, और इस नियम से आप इलेक्ट्रिकल का कोई भी परिपथ हल कर सकते हैं। ठीक, देख लेते हैं कुछ सिंपल से छोटे छोटे से एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा कि ये इस तरह का आपके पास कोई कुछ एग्ज़ाम में इस तरह का कुछ आपको बना दे, ऐसे ये इस तरह से कुछ बना दे, और इसमें कुछ इस तरह से एरो दिखा दे, ये, और एरो दिखाने के बाद इसमें कुछ मान लिख दे। सपोज दैट यहाँ पे लिख दिया 2 एम्पियर, यहाँ पे लिख दिया 1 एम्पियर, यहाँ पे लिख दिया 1 एम्पियर, यहाँ लिख दिया 4 एम्पियर, यहाँ पे लिख दिया I, और यहाँ पे लिख दिया 3 एम्पियर, और आपसे ये कह दे कि इसमें I का मान बताओ, I का मान बताओ। ठीक है, तो जब इसमें ऐसा कुछ कह देगा तो I का मान बताने के लिए क्या करेंगे, आप सीधा सीधा बिंदु पे देखेंगे, और ये देखेंगे कि धारा बिंदु पे कौन कौन सी धारा बिंदु पे पहुंच रही है। तो कौन कौन सी देखेंगे, सिंपल सा फार्मूला हम ये लगा लेंगे कि I1 I2 इनको पूरा एल्जेब्रिक सम क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो देखेंगे इस वाले फार्मूले से जा कौन कौन सी बिंदु पे कौन कौन सी पहुंच रही हैं, तो एक हमारी ये पहुंच रही है, एक ये पहुंच रही है, ये, तो लिख लेंगे जो पहुंच रही हैं 2 + 4 + I + 3 बराबर बाहर कौन कौन सी जा रही है, 1 और 1, 1 + 1, यानी ये हो गई आपकी आने वाली, और ये हो गई आपकी जाने वाले, बाहर जाने वाली। हल करेंगे इसको तो देखें, 4 2 6 3 9, I + 9 = 1/1 2, 1/2।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई बराबर, इसको पक्षांतरण करिए आप, 2 - 9 यानी -7। तो ये जो आई धारा होगी, ये वाली जो धारा होगी ये कितनी होगी, माइनस या एम्पियर। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी परिपथ को हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है ITI लेवल पे। क्या पूछते हैं कि इस तरह से आपका पूरा एक सर्किट बना देगा, ऐसे कुछ ऑक्टोपस की तरह ऐसा कुछ डायग्राम बना देगा और इसमें कुछ मार्किंग कर देगा इस तरह से ये, और इसमें लिख देगा 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। ठीक है, और ये आपसे पूछ लेगा कि एग्जामिनर के पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है भैया, उसके दिमाग को हम थोड़ी पढ़ रहे हैं। इसे पूछ लेगा इस तरह से, आपको डायग्राम दिखाएगा, पूछेगा कि बताइए ये किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो आप क्या कहेंगे कि कुछ नहीं है, बस बिंदु है और बिंदु में बहुत सारे रास्ते आपस में आके क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, यानी ये हमारा क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या ये, किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक, फिर दूसरी चीज़ ये आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये किस परिपथ, दिया गया परिपथ किरचॉफ के प्रथम नियम को सत्यापित करता है कि नहीं करता है। क्या पूछ लेगा कि दिया गया परिपथ किरचॉफ के प्रथम नियम को सत्यापित करता है या नहीं। तो आपको क्या देखना है, सिंपल सा जो आप पढ़ के आए हो, एक चीज़ दिमाग में बैठना है कि नोड पे यह देखना है कि कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं। तो नोड पे आने वाली धाराएं बराबर नोड पे जाने वाली धाराएं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये परिपथ सत्यापित करता है। अगर नोड से आने वाली धाराएं और नोड से बाहर जाने वाली धाराएं आपस में बराबर नहीं हैं तो ये परिपथ किरचॉफ के प्रथम नियम को सत्यापित नहीं करेगा। देख लेते हैं क्या करेंगे, नोड पर आने वाली धारा बराबर नोड से बाहर जाने वाली धारा। देखते हैं नोड पे, देखिए कौन कौन सी जा रही है। एक तो आपकी ये जा रही है 2 एम्पियर, फिर एक यहाँ से ये आ रही है 5 एम्पियर, और एक कहाँ से ये आ रही है 6 एम्पियर। बराबर नोड से बाहर कौन कौन सी जा रही है, एक ये जा रही है 4 और एक ये जा रही है 3। करें 5 2 7 और 7 6 13, 5 4 3 7। तो यहाँ पे देखिए नोड पे जा कितनी रही है 13 एम्पियर की, और बाहर कितनी आ रही है 7 एम्पियर की। मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या है, ये परिपथ किरचॉफ के प्रथम नियम को सत्यापित नहीं करेगा। क्या है, परिपथ किरचॉफ के प्रथम नियम को सत्यापित नहीं करेगा। इसके बाद इसी में कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं दूसरे टाइप के। क्या, सपोज दैट अगर आपको दे दिया कि ये एक परिपथ है,
इसका प्रतिरोध R1 है, यहाँ पे वोल्टेज बैटरी लगाया V1 और यहाँ पे बैटरी लगाया V2, ठीक है। यहाँ पे दे दिया प्लस और यहाँ पे दे दिया माइनस। तो हम ये कहें कि आपसे पूछे कि बताओ भैया इस ब्रांच में करंट कितनी होगी, तो क्या करोगे आप, करंट बराबर क्या लिखोगे, करंट धारा, ओम का नियम I बराबर V/R। तो प्रतिरोध कितना है R। विभवांतर देखिए कहाँ से, हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, धारा हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, ध्यान से शब्द सुनना, धारा कहाँ से शुरू हो रही है, V1 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V1। ख़त्म कहाँ हो रही है, V2 के ऋणात्मक सिरे पे। तो ऋणात्मक सिरे पे जब ख़त्म हो रही है तो ऋणात्मक में हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, यानी ऋण पे ख़त्म हो रही तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, धन। या इसको भी हम दूसरे तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं, V1 माइनस विभवांतर मतलब दो बैटरी के विभव का अंतर, तो V1 माइनस, और ये ख़त्म कहाँ से, ये धारा ख़त्म कहाँ हो रही है, माइनस सिरे पे, तो क्या लिखेंगे माइनस V2/R। जब आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये V माइनस प्लस V2/R। इस तरह से अगर आपको कोई परिपथ दे, कोई ब्रांच दे और आपसे धारा पूछने के लिए बोले तो सीधा सीधा ये फार्मूला आप लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या है इसी का, दूसरा तरीका इसमें आपको इस तरह से कंफ्यूज कर सकता है कि यहाँ पे आपको प्रतिरोध लगा दे और एक ये बना दे, इसको दे दे R और धारा यहाँ से दे दे, इसको लिखे V2 और इसको लिखे V1। तो क्या करोगे, अब जब आपको धारा लिखना है इसमें तो धारा कैसे लिखेंगे, धारा लिखने के लिए क्या कहा, धारा ये देखना है कि धारा चल कहाँ से रही है, जहाँ से धारा चलना शुरू करे, तो यहाँ पे धारा कहाँ से चल रही है, V2 से, तो V2 माइनस, और यहाँ पे एंड कहाँ हो रही है, V1 के प्लस से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे V1 अब बटे में R। जब इसको आप लिखोगे तो V2 माइनस V1/R। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल आपके पेपर में आते रहते हैं, एक छोटा सा ब्रांच दे देगा और इस तरह से आपको बना के दे देगा, इसमें कुछ मान लिख देगा और बोलेगा कि इसमें आप धारा बताइए। तो ध्यान रखिएगा, I बराबर लिखना है विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर कैसे लिखेंगे, हम वो बिंदु पकड़ेंगे जहाँ से धारा चलना शुरू करती है, और माइनस क्या करेंगे, जहाँ पे धारा ख़त्म होती है। पर ये ध्यान रखना है कि जहाँ धारा ख़त्म हो रही है वो पॉइंट कौन सा है, यदि ऋणात्मक है तो ऋण साइन और धनात्मक है तो धन साइन, ठीक है। तो आज हमने किरचॉफ के बारे में पढ़ा, किरचॉफ का प्रथम नियम, तो इस पे आप स्टडी करिएगा और आपकी किताब में छोटे छोटे से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल को हल करिएगा और फिर जिसको भी समझ में नहीं आए वो कमेंट्स कर दीजिएगा, व्हाट्सएप में लिख दीजिएगा कि हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आपका कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा। और भारत माधव ITI के ऑनलाइन पोर्टल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।